हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका अपना राहुल ठाकुर उपस्थित हूँ आज अपने यूट्यूब चैनल मसाला आपके प्रोग्राम संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी में एक नए मेहमान के साथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान है वो बहुत ही खास हैं, जिन्होंने अपने प्रतिष्ठान को अपनी लगन, मेहनत और संघर्ष से ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया। श्री वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, हमारा पहला सवाल आपसे है कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई? पहले तो दोस्तों मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। नव दुर्गा और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे इस प्रोग्राम में राहुल जी के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इन्होंने एक सवाल किया है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी लोग ये पूछते हैं कि आपने मतलब कहीं बाहर से शिक्षा की होगी, लेकिन कहीं नहीं। मैंने हमारा बारिया पैतृक गांव पड़ता है, वहाँ प्राइमरी स्कूल से मैंने 1 से लेकर और 5 तक प्राइमरी स्कूल बारिया में शिक्षा ली। फिर लोगों के आम भाषा में सरकारी विद्यालय में मैंने शिक्षा ली है। फिर उसके बाद 6 से लेके और 12वीं तक फर्रुखाबाद क्रिश्चियन इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया। और उसके बाद इंटर करने के बाद फिर मैंने फतेहगढ़ डीएन कॉलेज से एम.कॉम किया है। तो ये तो मेरी शिक्षा रही। ये शिक्षा रही आपकी। हमारा अगला सवाल है, आप आज जो कुशवाहा ऑटो के नाम से पूरे भारत में जाने जाते हैं, इस बिजनेस की या इस प्रतिष्ठान की शुरुआत आपने जो कहाँ से की थी, कहाँ से स्टार्ट किया था? देखिए, कहीं न कहीं एक नाम जो आप लोग आज देख रहे हैं कुशवाहा ऑटो, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने ऊंचाइयों पे कुशवाहा ऑटो को हम लेके जाएंगे। तो ये शुरुआत जो हमने की थी वो 2001 से एक ऑटो पार्ट्स की एक छोटी दुकान से की थी। और जब ऑटो पार्ट्स की दुकान रखने के बाद मैंने सोचा कि पैसा तो हम कमा रहे हैं, लेकिन नाम नहीं कहीं ना कहीं हम कमा पा रहे हैं। तो नाम कमाने के लिए मैंने एक ब्रांड को चुना और वो हीरो मोटोकार के साथ मिलके मैंने 2007 में एजेंसी ली। उसका नाम रखा कुशवाहा ऑटो। तो उसी को लेके और यहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं जी। ये एक जो हमारा अहम सवाल है, हमारे प्रोग्राम का जो मोटिव भी है कि संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी। तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या संघर्ष किया, या ऐसे ही सीधे पहुँच गए यहाँ? नहीं, राहुल जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और इस सवाल में थोड़ा भाई समय तो लगेगा, जब आप हमसे ये विस्तार से पूछना चाह रहे हैं। हमारा मोटिव ही यही है, आप कितना भी समय लीजिए। क्योंकि मैं एक ये आम जनों को भी ये बताना चाहता हूँ कि संघर्ष, जैसे इन्होंने राहुल जी ने कहा कि संघर्ष भी कोई एक चीज़ है। अगर संघर्ष आप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। तो अगर बात करें हमारे संघर्ष की, तो एम.कॉम करने के बाद 1996 में मैंने जब, और शादी भी मेरी 1996 में हो गई थी। तो क्या हुआ कि घर वाले तो पढ़ा रहे थे, लेकिन पढ़ने के बाद हर कोई उम्मीदें करता है माँ बाप की, बेटा हमारा आगे बढ़कर कमाए। तो क्या हुआ कि बाद में मैंने उस समय 1996 में लेखपाली की वैकेंसी निकली थी। तो उसमें मैंने अपना फॉर्म अप्लाई किया, रिटन में भी पास हो गया, लेकिन किसी कारणवश नौकरी मुझे नहीं मिल पाई। जब नौकरी नहीं मिली तो मैं बहुत मायूस हुआ। तो मैंने कहा कि अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने LIC में काम किया, सारा इंडिया में भी मैंने काम किया, और रोडवेज में कंडक्टर के रूप में भी मैंने काम किया 2 साल। जो फर्रुखाबाद से और दिल्ली रोडवेज पे मैं कंडक्टरी करते, सैकड़ों लोगों को नौकरी देने वाला खुद नौकरी कर रहा था। जो उस समय मैंने स्वयं नौकरी 2 साल रोडवेज में की। लेकिन उससे भी कुछ मुझे सही कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मैं उस नौकरी को मुझे छोड़ना पड़ा। और नौकरी छोड़ने के बाद फिर मैं पानीपत गया। इतना संघर्ष भरी मुझे अपने मुँह से मतलब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैंने किसी के अंडर में मैंने वहाँ पे खुद नौकरी की। मैंने नौकरी की और 2 साल नौकरी करने के बाद फिर मैंने देखा कि पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन माँ बाप को मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, जिन्होंने मुझको पाल पोस के बड़ा किया है। और मैं यहाँ पे नौकरी वहाँ पानीपत में कर रहा था। घर आके क्या मतलब 2 दिन 4 दिन 8 दिन आता था, फिर चला जाता था। और फिर वही चीज़ रही कि एक पत्नी के साथ जो एक समय देना चाहिए उनको भी समय नहीं दे पा रहे थे, माँ बाप को भी नहीं, यार दोस्तों को भी नहीं। और शादी बारातें होती तो उसमें भी समय नहीं दे पा रहे, समाज से बिल्कुल अलग थे, पैसा कमा रहे थे। तो मैंने सोचा क्या किया जाए जिससे कि मैं घर भी रहूं और साथ में पैसा भी कमाया जाए। तो मैं जब पानीपत से घर पे आया तो मेरा प्लान बना कि क्या करें। तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने अपनी दहेज की मोटरसाइकिल
18,500 रुपये की बेच के और 2001 में मैंने एक ऑटो पार्ट्स की एक छोटी दुकान रखी थी जिसका नाम था दहली ऑटो पार्ट्स। दिल्ली ऑटो पार्ट्स। दहली ऑटो पार्ट्स के नाम से एक दुकान रखी थी। उस दुकान को सुचारू रूप से मैंने चलाना शुरू किया और दुकान जब ऊंचाइयों पे बढ़ती गई तब मैंने फिर मेरे दिमाग में आया कि पैसा तो हम कमा रहे हैं, लेकिन एक ऑटो पार्ट्स वाला कितना, एक लोकल ब्लॉक स्तर में अपना नाम कमा सकता है, तहसील में कमा सकता है, लेकिन उस नाम को जिला और मंडल में विख्यात नहीं कर सकता है। तब फिर मैंने फिर दिमाग आया कि क्या किया जाए। तब मैंने सोचा कि अब कुछ और करें, लेकिन पैसा मेरे पास बहुत नहीं था, लेकिन हौसले बहुत बड़े थे मेरे पास। हौसले और संघर्ष करने की एक मेरे पास एक क्षमता थी। तो मैंने 2007 में हीरो मोटो कार से जुड़ के मैंने 5 मोटरसाइकिल लाके मैंने यहाँ पे एजेंसी खोली। कुशवाहा ऑटो की जो शुरुआत की थी कितनी मोटरसाइकिलों से की थी? 5 मोटरसाइकिलें हम लेके आए थे। और जब 5 मोटरसाइकिलें लेके आए जी, तो हमारे क्षेत्र के लोग एक मजाक बना रहे थे कि अब की इन्होंने गलत निर्णय लिया है। गलत निर्णय लिया? आप ठीक है, ये निपट जाएंगे अब। ये निपट जाएंगे। 5 मोटरसाइकिलें यहाँ कौन कलर पसंद करेगा, क्या मॉडल पसंद करेगा, जिसको लेना होगा वो जिला स्तर पे जाएगा, बड़ी एजेंसी में जाएगा, बड़ी एजेंसी में जाएगा, वहाँ कलर मॉडल सारे देखने को मिलेंगे। ये बात मेरे कानों तक आई, तब मेरे अंदर एक और जाके जुनून पैदा हुआ कि कहीं ये मजाक के पात्र। आप डिमोटिवेट नहीं हुए उससे? डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हुए। ये तो मेरा एक शुरू से ही सिद्धांत रहा कि जितनी बड़ी रिस्क उतनी बड़ी कामयाबी होती है। ये बहुत, और ये भी मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि जिस समय अगर हम 5 मोटरसाइकिलें जब लेके आए थे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी रिस्क थी। अगर कहीं मैं खिलाफ हो जाता तो हो सकता वहीं से मेरा ये खेल बिगड़ जाता, इतनी कामयाबी पे पहुंच नहीं पाता। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था, तो वो मैंने जुनून एक लोगों को जो कह रहे थे उनको मैंने कर दिखाया कि देखिए यहाँ पे 5 मोटरसाइकिलें लाने वाला, आज मेरे पास 500 मोटरसाइकिल खड़ी है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मैंने 2007 से स्टार्ट करने के बाद 2010-12 एक ऊंचाइयों को पकड़ते गए। पहले मैंने अपना एक ज़िले में नाम किया, फिर मंडल में का नाम किया, फिर एरिया ऑफिस में नाम किया, फिर आज मैं आपका पैन इंडिया नंबर 1 का एक कुशवाहा ऑटो टीम के पूरे सदस्य हैं। और अच्छा लगता, मुझे बताते हुए भी अच्छा लगता है कि एक ब्लॉक स्तर से, यहाँ पे तहसील भी नहीं थी, एक ब्लॉक स्तर से इतना बड़ा काम करने वाला कुशवाहा ऑटो, एक हर जुबान पे हर लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचने वाला एक नेटवर्क कुशवाहा ऑटो टीम की है। कुशवाहा ऑटो टीम जी, बहुत बहुत बढ़िया। आप लोगों को इसे सीख लेनी चाहिए कि आपने जो है किन परिस्थितियों से स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँचा दिया। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हालांकि चलिए वो तो आगे की बात है। हमारा अगला सवाल है कि हर व्यक्ति के पीछे, सफलता के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है, तो आपकी सफलता के पीछे कौन था? राहुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कहीं न कहीं एक सफलता जो होती है उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। जरूर होता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय मैंने अपनी दहेज की मोटरसाइकिल बेची थी तो उस समय घर वालों को बहुत ख़राब लगा था, लेकिन मेरी घरवाली जो मिसेज मेरी थी, जो मंजू, तो उन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग किया कि आज आप मोटरसाइकिल लड़की दहेज की बेचने के इससे एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता कि ये दहेज की मोटरसाइकिल से हम लोग बाद में दूसरी मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया और हर मोड़ पे बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है। मेरे भी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आया, लेकिन साथ हमारा मिसेज ने और जो हमारे भाई कंधे से कंधा मिला के चलने वाले, उन भाई का भी इसमें पूरा योगदान रहा। तो कहीं ना कहीं मतलब एक जीवन साथी का बहुत अच्छा रोल रहा और भाई ने भी कंधे से कंधा मिला के चले, तो इस बिजनेस में, इस कामयाबी में दोनों लोगों का तो बहुत योगदान। ये भाई वाली बात है कि ये बड़ी चर्चाएं चलती है आम पब्लिक में, जो आप दोनों भाई एकदम राम लक्ष्मण की तरह जोड़ी रहती है, इसका क्या राज है कि बड़ी बनती है आप लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, आप सही बात कह रहे हैं कि देखिए, एक मैं फिर ये सबके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो होता है उससे बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं जी, आपका कोई सगा नहीं जी, और भाई आपके साथ कभी भी छल नहीं कर सकता है। लेकिन उस भाई को उसी भाई के दर्जे से आप उसको दर्जा दीजिए। आप अगर मैं बड़ा था तो मैं छोटे भाई को हमेशा बड़े का उनको दर्जा दिया, और उन्होंने मुझको बड़े के नाते पिताजी का दर्जा दिया। उन्होंने बहुत बढ़िया। जब भी कोई काम करता हूँ तो बगैर भाई की मर्जी से कोई काम नहीं हुआ, या हम लोगों ने बड़े से बड़े काम किए जी जी, लेकिन बगैर परामर्श के कोई काम नहीं। आज भी एक तवे की रोटी हम लोग
सिक्की खाते हैं और पूरी फैमिली एक ग्रुप बना के हम लोग खाना खाते हैं, प्लानिंग बनती है। तो जो एक आपने पूछा कि राम लक्ष्मण की ये पूरे क्षेत्र में चर्चा भी होती है, चर्चा दिल्ली होती है, अगर कुछ सीखना है जी, तो आप वीरेंद्र और नरेंद्र से सीखिए कि एक इतनी बड़ी लंबी पारी खेलने के बाद भी आज भी उनके अंदर किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। कोई कह नहीं सकता है कि मतलब ये इतनी मित्रता, इतना ये प्रेम भाव इनके साथ कैसे है। तो ये राहुल जी, ये जो आपने सवाल पूछा है बिल्कुल सत्य है। लोग इस चीज़ के क्षेत्र में मिसाल भी देते हैं और कहते भी हैं। तो आपने जो सवाल पूछा वो बिल्कुल आप सटीक सही पूछा। और दूसरा ये, जैसे अभी आपने बताया कि आपने दहेज की मोटरसाइकिल बेच के शुरुआत की थी जी, आपकी पत्नी की मोटरसाइकिल थी, उनके पिताजी ने दी जी। तो अभी ये थोड़ा दुख का भी सवाल है कि आपकी धर्मपत्नी का निधन भी अभी हो गया था, तो उस समय आपने फिर अपने आप को या बिजनेस को कैसे संभाला, कैसा लगा वो? देखिए राहुल जी, ये सवाल थोड़ा मेरे अंदर एक ठेस पहुंचाता है जी, क्योंकि एक जीवन साथी जो होता जी, तो वो जीवन साथी का मतलब ही यही होता है कि शुरू से लेके आखिर तक साथ निभाना जी। अगर बीच में कोई मझधार में अगर कोई जीवन साथी, चाहे वो पत्नी न रहे या पत्नी का पति न रहे, तो उसकी ज़िंदगी एक अधूरी हो जाती है। उस समय अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और ये जो हमारी अर्धांगिनी स्वर्गीय मंजू थी, ये इनका मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और इस कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान भी रहा। अब अगर हम बात करें कि 1 जुलाई 2022 को मेरी घरवाली नहीं रही, तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने सब लोगों के बीच में बैठ के यही बताया कि आपका एक अच्छा परिवार है जी, अच्छे भाई हैं, बेटा है, बेटी है, तो सबने मेरा बहुत साथ दिया, मुझको अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। और फिर जो आज मेरे पास जो स्टाफ है, करीब आज मेरे पास 65 लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, वो भी एक मेरा परिवार है। तो मैंने सोचा कि अब हम इनके सबके लिए जिएंगे, इनके सबके लिए काम करेंगे। और वही रहा कि आज हमारा भाई, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, सब लोगों को सपोर्ट रहता है। तो हालांकि इस चीज़ का दुख तो, इसकी कमी तो हमेशा खलेगी, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आम जनों को कि भाइयों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जब तक आपकी पत्नी है तब तक उसकी कोई कदर करना नहीं जानता है। वो इसलिए करना नहीं जानते हैं कि वो तो आपकी पत्नी है ही है, लेकिन जिस दिन पत्नी नहीं रहती है उस दिन उसका कमी और उसका जो एक सुख और सुविधाएं वो बहुत खलती हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अपना थोड़ा समय निकाल के, वो जो भी आप काम करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से समय निकालिए, अगर आप सर्विस करते हैं तो सर्विस से समय निकाल के अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को उसमें से आप समय दीजिए, क्योंकि वो आपसे और कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, वो सिर्फ आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, मैं दूसरे क्यों कहें, मैं अपनी खुद कहना चाहता हूं कि मैं भी एक रेस में भाग रहा था, तो मैं उतना समय नहीं दे पाया जितना मैं समय मुझको देना चाहिए था। तो मैं, जो मेरे से हुआ वो आपसे ना हो, तो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को समय आप जरूर दीजिए, क्योंकि वो आपको आगे चल के किसी चीज़ का महसूस ना हो कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए, हम पत्नी को समय नहीं दे पाए। जैसा कि आपने बताया कि आपके पास इस समय 70-80 वर्करों का स्टाफ है, तो हम ये जानना चाहते हैं, जिस समय आपके पास वर्कर भी कम थे, सुख सुविधाएं भी कम थी, संसाधन भी कम थे, आप 2 ही लोग थे जब आपने स्टार्ट किया था जी, तो इस समय जो है आपने इतना बड़ा स्टाफ, इतनी गाड़ियाँ, इतने मकान, और यहाँ तक कि दिल्ली से लेकर दुबई तक का सफ़र करते हैं, तो आप कैसा लगता है? पहले राहुल जी, मैं आपको बताऊं, जिस समय 5 गाड़ी लेके आया था जी, तो स्वयं मैं भी 5 में 1 गाड़ी में स्वयं चला के लाया था। अच्छा, वहाँ से फर्रुखाबाद से। वर्कर थे नहीं? वर्कर थे ही कम जी। तो मैंने 2 साल या 3 साल तक मैं स्वयं चला के गाड़ी लाता था और भेजता भी था, यहाँ भी काम भी करता था। लेकिन एक जुनून जो मेरा था जी, वो आज जो 65-70 लोगों का जो एक परिवार है जी, वो मेरा एक परिवार है, वो मेरे घर के सदस्य हैं। अच्छा। आज उन्हीं की जो देन है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर मैं कहूँ
कि ये सब मेरे करने से हो रहा है, मेरे करने से नहीं हो रहा है, इसमें उनका भी आशीर्वाद लगा हुआ है। जो यहाँ पे हम लोग एक पूजा करते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, तो हम दिन भर की जो एक रोजी रोटी मांगता हूँ, तो वो 70 लोगों के घर पे भी पूजा होती होगी, तो वो भी वही कहते हैं कि एक वक्त की रोटी मुझको मिले। तो जो वक्त की रोटी वो यहाँ से भाई जब यहाँ पे वो काम कर रहे हैं तो यहाँ से उनको सैलरी मिलती है, उनकी भी मेहनत। तो जो वो पूजा अर्चना करते हैं वो भी अगर मांगते हैं बरकत, तो वो बरकत यहाँ भी होती है। यहाँ से तो जो एक अच्छा लगता है कि मेरा परिवार है। और आपने पूछा कि अब आपके पास ये सारे मकान है, कई गाड़ियाँ, कई संसाधन, तो मेरे को शौक तो शुरू से रहा, लेकिन शौक जब चढ़ता है जब आदमी के पास पैसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड लेवल शुरू से ही हम लोग मेंटेन करके चले। आज मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, हमारे पास एसला भी है, पूरा एक परिवार है, अच्छा परिवार भी है। लेकिन जब भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बाहर निकलिए, आपके मेरे पास गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब है, लेकिन बाहर ये कोई हमारा टैग नहीं लगा है कि हम एक हीरो एजेंसी के मालिक हैं। वो तो हमारा एक स्टैंडर्ड ही बताएगा कि ये कोई ना कोई आप एक हमारी भाषा, हमारा चलन, हमारा पहनाव, यही हमारा दर्शाएगा कि ये कुछ अच्छे लेवल का इंसान है। तो ये चीज़ जैसे हर आदमी का अपना कोई ना कोई शौक होता है, तो आप भी कोई शौक रखते हैं? क्या शौक रखते हैं? हमें गाड़ियों का शौक है जी। तो 2010 में मैंने वैगनार गाड़ी ली थी जी। फिर 2010 से लेके और 2017 तक हमने उससे सफ़र किया। फिर 2017 मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी ली जी। फिर स्कॉर्पियो के बाद फिर मैंने आपकी EMG एस्टर गाड़ी ली जी। फिर EMG एस्टर के बाद फिर विटारा बिरजा ली जी। अब इस समय आपकी करंट टाइम पे थार गाड़ी है। तो 4-5 गाड़ियों का मैंने, और ये शौक़ भी है गाड़ियों का, अच्छा लगता है जब कभी बाहर निकलते हैं तो लोग ये कहते भी हैं, एक प्रेरणा स्रोत भी है। देखिए एक छोटी सी बिजनेस को स्टार्ट करने वाला और 4-4, 5-5 गाड़ियाँ का मतलब अपने मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ की प्रेरणा मिलती है। अगला सवाल हमारा ये है कि जो हमारे साथी समय आपका ये शो देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? वो अगर ऐसा व्यवसाय करना चाहें, उनके लिए कोई गाइडेंस वगैरह, कोई संदेश? राहुल जी, मैं आपसे फिर वही कहना चाह रहा हूँ कि संघर्ष भी एक कामयाबी है जी, और रिस्क भी कामयाबी है। जिसने अगर संघर्ष किया तो उसे कामयाबी निश्चित मिलेगी, वो भी एक ईमानदारी और लगन से। देखिए ईमानदारी से काम करने में सफलता धीरे धीरे हासिल होती है, लेकिन होगी अवश्य। तो मैं नए युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने भाई से मिलजुल के जो एक आपको वहाँ से एक अच्छा संदेश मिलेगा, एक अच्छा सुझाव मिलेगा, वो बाहर वाला आपको कभी कोई सुझाव, कोई संदेश सही नहीं देगा। तो संगठित रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, और जिस किसी आप बिजनेस को स्टार्ट करें, लेकिन उसको एक लगन से करिए, एक दिनचर्या बना के, एक प्लानिंग से करिए। सफलता अवश्य मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये मैं आपसे निश्चिंत होकर कह रहा हूँ कि संघर्ष करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है श्री वीरेंद्र कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में समय देने के लिए। तो हम ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारी टीम मसाला हब जो अपने चैनल है हमारा, इसके बारे में आपका क्या कहना कि ये जो हम कर रहे हैं वो अरे नहीं, सही दिशा में कर रहे हैं? ये बिल्कुल राहुल जी, जो आपकी एक प्लानिंग है मसाला हब को लेके, ये एक लोगों के अंदर एक आप जागरूकता आप दिखा रहे हैं। जैसे आज आपने मेरा इंटरव्यू लिया, तो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू को काफ़ी लोग देखेंगे, समझेंगे, और जो समझने वाले हैं वो एक एक बात को समझते हैं, और उस बात को समझ के कुछ ना कुछ तो उनका निचोड़ निकलेगा जी। तो ये आपने बहुत अच्छा किया है, और इससे एक अच्छी पहल है, इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी। और हम तो यही कहेंगे निरंतर आप इनको चलाइए, और बिल्कुल जो हमारे लायक सहयोग है वो हम बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।